हम लिखा है पहला पॉइंट कि कंस्ट्रक्टर इज आल्सो ए मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास व्हिच हैज सेम नेम एज द क्लास नेम। अब सेकंड पॉइंट लिखिए कि कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, फुल स्टॉप। इसी में लिखिए एक्चुअली कंस्ट्रक्टर इज रिस्पांसिबल, actually constructor is responsible to allocate the memory for the object, actually constructor is responsible to allocate the memory for the object, for the object। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए कंस्ट्रक्टर हैज नो एनी रिटर्न टाइप। नेक्स्ट पॉइंट में कंस्ट्रक्टर हैज नो एनी रिटर्न टाइप, नो एनी रिटर्न टाइप। इवन वी कांट राइट वर्ड, इवन वी कांट राइट वर्ड, वी वर्ड। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ऑल्दो कंस्ट्रक्टर हैज नो एनी रिटर्न टाइप। नेक्स्ट पॉइंट में ऑल्दो ए कंस्ट्रक्टर हैज नो एनी रिटर्न टाइप, ऑल्दो ए कंस्ट्रक्टर हैज नो एनी रिटर्न टाइप बट इट कैन एक्सेप्ट पैरामीटर, but it can accept parameter। लिखिए it means we can overload the constructor, it means we can overload the constructor लिखिए इट मीन्स, इसी में इट मीन्स वी कैन डिफाइन मोर देन वन कंस्ट्रक्टर, वी कैन डिफाइन मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन ए सिंगल क्लास, इन ए सिंगल क्लास। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, if there is no any constructor defined in the class, next point में if there is no any constructor defined in the class, system will provide a constructor, system will provide a constructor called system default constructor, called system default constructor or dummy constructor, system default constructor or dummy constructor, or dummy constructor। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए if there is any constructor defined in the class, if there is any constructor defined in the class, system default constructor will not work, system default constructor will not work, will not work। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए
लिखिए कंस्ट्रक्टर शुड बी डिफाइंड, कंस्ट्रक्टर शुड बी डिफाइंड in the public section of class. Constructor should be defined in the public section of class. Public section of class. और एक लास्ट पॉइंट लिखिए, बेसिकली कंस्ट्रक्टर इज यूजफुल, basically constructor is useful to initialize the object, initialize the object. बस हो गया। अब सब लोग समझिए इसको। देखिए कंस्ट्रक्टर क्या है, हम इसका एक एग्जांपल बोर्ड पर लिखे हैं और इसको समझने से पहले आपको ये सारे पॉइंट्स को समझना होगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट हम लिखा है कि कंस्ट्रक्टर इज आल्सो ए मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास, मतलब कंस्ट्रक्टर भी क्लास का ही एक मेंबर फंक्शन होता है। इसका मतलब कंस्ट्रक्टर भी कहीं ना कहीं क्लास के अंदर ही डिफाइन किया गया होगा। हम लिखा है विच हैज सेम नेम एज द क्लास नेम, यानी जिसका नेम वही होगा जो ऑलवेज क्लास का नेम होगा। यानी कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेंबर फंक्शन है जिसका नेम वही होगा जो क्लास का नेम होगा। तो देखिए तो क्लास के अंदर ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका नेम वही है जो क्लास का नेम है, तो देखिए ये इसका मतलब क्या है, यही क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है। देखिए ये एक ऐसा मेंबर फंक्शन है जिसका नेम वही है जो क्लास का नेम है। क्लास का भी नेम फर्स्ट है और फंक्शन का भी नेम फर्स्ट, मतलब यही क्या है, कंस्ट्रक्टर। समझ गए सब लोग? यानी कंस्ट्रक्टर क्लास का ही एक मेंबर फंक्शन होता है, इसका नेम वही होता है जो क्लास का नेम होता है। आगे बतलाइए कि कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। देखिए बाकी मेंबर फंक्शन जैसे अभी क्लास के अंदर गेट फंक्शन है, शो है और कंस्ट्रक्टर है, तो बाकी मेंबर फंक्शन को तो जरूरत के हिसाब से हम कॉल करते हैं मेन। बाकी जो भी मेंबर फंक्शन है उसको तो हम जरूरत के हिसाब से कॉल करते हैं, तभी वो फंक्शन कॉल होता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेंबर फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, इसको आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। यानी कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है कब, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, यानी जैसे ही आप क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस ऑब्जेक्ट बनते वक्त ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। देखिए हम बताएं एक्चुअल में कंस्ट्रक्टर इज रिस्पांसिबल टू एलोकेट द मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट। एक्चुअल में कंस्ट्रक्टर ही किसी ऑब्जेक्ट के मेमोरी एलोकेशन के लिए रिस्पांसिबल होता है। यानी जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे वैसे ही उस ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और कंस्ट्रक्टर ही उस ऑब्जेक्ट का मेमोरी एलोकेट करेगा। नाम ही क्या है, कंस्ट्रक्टर, मतलब कंस्ट्रक्ट करने वाला, बनाने वाला। यानी एक्चुअल में कंस्ट्रक्टर ही किसी ऑब्जेक्ट के मेमोरी एलोकेशन के लिए रिस्पांसिबल होता है। इसलिए जैसे ही आप इस फर्स्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके लिए अपने आप ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और ये कंस्ट्रक्टर ही उस ऑब्जेक्ट का मेमोरी एलोकेट करेगा। तो आप पूछ सकते हैं इसका मतलब ऑब्जेक्ट का मेमोरी एलोकेशन किसके हाथ में होता है, कंस्ट्रक्टर के हाथ में होता है। तो अभी से पहला जो हम पहले जो एग्जांपल दिए थे क्लास एंड ऑब्जेक्ट का, उसमें तो क्लास में हम कोई कंस्ट्रक्टर बनाए भी नहीं थे, फिर उस केस में क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बना? तो इसका आंसर हम कुछ अगले पॉइंट में दिए हैं कि इफ देयर इज नो एनी कंस्ट्रक्टर डिफाइंड इन द क्लास, सिस्टम विल प्रोवाइड ए कंस्ट्रक्टर कॉल्ड सिस्टम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और डमी कंस्ट्रक्टर। यानी अगर क्लास के अंदर आप कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते हैं, जैसे पिछले एग्जांपल में हम कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किए थे, तो हम बताएं कि उसके इसमें सिस्टम अपने तरफ से एक कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है जिसको हम सिस्टम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं या डमी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, और उस केस में वही डमी कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के मेमोरी एलोकेशन के लिए रिस्पांसिबल होता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अभी से पहले वाला जो एग्जांपल था जिसमें हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाए थे, उस एग्जांपल में ऑब्जेक्ट का मेमोरी एलोकेशन कैसे हुआ, कौन किया? तो उस केस में ऑब्जेक्ट का मेमोरी एलोकेशन सिस्टम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के द्वारा किया गया, या उसको डमी कंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं, उसके द्वारा किया गया। समझ गए? एक बार इस बात को फिर से सुन लीजिए कि अगर क्लास के अंदर आप कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते हैं तो सिस्टम अपने तरफ से एक कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है जिसको बोलते हैं सिस्टम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या डमी कंस्ट्रक्टर,
और इस केस में वही डमी कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के मेमोरी एलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आप फिर अगला क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि जब हम अपना कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाए तब भी सिस्टम अपने तरफ से कंस्ट्रक्टर दे ही देता है जो ऑब्जेक्ट का मेमोरी एलोकेट कर ही देगा, तो फिर अलग से हम क्यों कंस्ट्रक्टर बनाए, हम अपना क्यों टेंशन ले। जब कंस्ट्रक्टर हम नहीं भी बनाते हैं तो सिस्टम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट का मेमोरी एलोकेट कर ही देता है, तो फिर हम अपना कंस्ट्रक्टर बनाए ही क्यों। तो इसका आंसर हम सबसे लास्ट पॉइंट में दिए हैं। लास्ट पॉइंट में दिए हैं कि बेसिकली कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। देखिए एक्चुअल में कंस्ट्रक्टर का एक ही काम नहीं है कि मेमोरी एलोकेट करना, एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन का काम करता है। जैसे इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अभी देखिए क्लास फर्स्ट के अंदर दो मेंबर है इंट ए इंट बी, तो जब कभी भी इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे f1 तो उसके लिए दो डब्बा बनेगा, एक ए और एक बी। अगर आप चाहते हैं कि ए और बी का जो मेमोरी एलोकेट हो उसमें ऑटोमेटिकली जीरो आ जाए, मतलब वो जीरो से इनिशियलाइज हो जाए, तो क्या आप यहां ऐसा लिख सकते हैं, अगर हम यहां लिख दें इंट a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, तब क्या चलेगा, तब क्या f1 ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके a और b में ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हम बता चुके हैं कि क्लास का डिक्लेरेशन ओनली ब्लूप्रिंट होता है, टेम्पलेट होता है, क्लास के अंदर कोई मेमोरी एलोकेशन होता ही नहीं है, और जब ये का मेमोरी ही एलोकेट नहीं होगा तो ये जीरो को रखेगा कहां। तो इसलिए आप यहां पर इनिशियलाइजेशन संभव नहीं है। तो आखिर इनिशियलाइजेशन हम कहां करेंगे, इनिशियलाइजेशन कब होता है, जब मेमोरी एलोकेट होता है। मेमोरी एलोकेट कब हो रहा है, जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, यानी जब हम f1 ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहां पर मेमोरी एलोकेट होता है, इसका मतलब यहां पर हम मेमोरी इनिशियलाइज कर सकते हैं, और यही काम कंस्ट्रक्टर करता है। जैसे ही f1 ऑब्जेक्ट बनाएंगे वैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट का जो मेंबर है उसकी मेमोरी को इनिशियलाइज कर देगा। तो हम यही बताए कि कंस्ट्रक्टर का सिर्फ यही काम नहीं है मेमोरी एलोकेट करना, अगर आप चाहते हैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना तो इसके लिए कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी। अब आप कब चाहेंगे इनिशियलाइज करना, आप बहुत सारा प्रोग्राम बनाए हैं जहां की आपको मेमोरी इनिशियलाइजेशन की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम एक सिंपल प्रोग्राम आपको सी में बोले 1 to 100 को सम करके दिखाइए, 1 से 100 तक का सम कीजिए, तो इस प्रोग्राम में भी सम को आपको जीरो से इनिशियलाइज करना पड़ता है, क्योंकि अगर इनिशियलाइज नहीं करेंगे सम तो बाय डिफॉल्ट उसमें क्या होगा, गार्बेज वैल्यू, और उसको जैसे ही लूप में चला के ऐड करेंगे तो रिजल्ट गार्बेज हो जाएगा, तो सम को जीरो से इनिशियलाइज करना पड़ा। इसी तरह फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाते हैं तो जो f बनाते हैं जिसमें फैक्टोरियल स्टोर करते हैं उसको 1 से इनिशियलाइज करते हैं। इतना ही नहीं, आप लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, आप जानते हैं कि जब स्टैक एम्प्टी होता है तो टॉप किसको पॉइंट करता है, नल को, मतलब टॉप को नल से इनिशियलाइज करना होगा। अगर एरे इंप्लीमेंटेशन है तो टॉप को -1 से इनिशियलाइज करते हैं। इसी तरह क्यू में फ्रंट और रियर को नल पर सेट करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहां की आपको ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना अनिवार्य होगा। जैसे अगर हम स्टैक का प्रोग्राम आपको बोले क्लास एंड ऑब्जेक्ट से बनाने, तो इस केस में आपको टॉप को इनिशियलाइज करना होगा, इसके लिए हर हाल में आपको कंस्ट्रक्टर ही यूज करना पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सब लोग बात समझे क्या? yes, यानी कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट का मेमोरी तो एलोकेट करता ही है, साथ में उसको इनिशियलाइज भी करता है। अब आगे देखिए कुछ और पॉइंट हम बतलाए। कंस्ट्रक्टर है नो एनी रिटर्न टाइप। देखिए कंस्ट्रक्टर क्लास का मेंबर फंक्शन तो है, लेकिन बाकी फंक्शन के अंदर इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। जैसे देखिए फर्स्ट से पहले कोई रिटर्न टाइप नहीं, हम लिखा है कि इवन आप वॉइड भी नहीं लिख सकते, क्योंकि वॉइड लिखेंगे इसका मतलब है कि अभी ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, आगे रिटर्न कर सकता है, लेकिन चूंकि इसका कोई रिटर्न टाइप होता ही नहीं है इसलिए इससे पहले कुछ भी नहीं लिखते। आगे बतलाए कि हालांकि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, लेकिन आप चाहे तो इसको इसमें पैरामीटर पास कर सकते हैं। मतलब कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर सकता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि आप चाहे तो कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं। ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ा चुके हैं।
उसी तरह कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं। जैसे एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, दूसरे में एक आर्गुमेंट पास कर दिए, तीसरे में दो आर्गुमेंट, मतलब हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं। और इसका मतलब है कि हम एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, इसका मतलब हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं। और इसका मतलब है कि हम क्लास के अंदर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं। और एक और पॉइंट लिखा है कि इफ देयर इज एनी कंस्ट्रक्टर डिफाइंड इन द क्लास, सिस्टम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल नॉट वर्क। जैसे ही क्लास के अंदर आप कोई एक भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे, फिर से सुनिए, जैसे ही क्लास के अंदर आप कोई एक भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे, सिस्टम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर काम करना बंद कर देगा। सिस्टम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको तभी तक हेल्प करेगा जब तक क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। एक भी कंस्ट्रक्टर आप डिफाइन कीजिए, करिएगा, उसके बाद उस क्लास के लिए सिस्टम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर काम करना बंद कर देगा। और एक लास्ट बात ये ध्यान रखिए कि कंस्ट्रक्टर को हमेशा हम पब्लिक सेक्शन में डिफाइन करेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कहां कॉल होगा? क्लास से बाहर। जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये कंस्ट्रक्टर तभी कॉल हो पाएगा जब ये पब्लिक सेक्शन में रहेगा। अगर ये प्राइवेट में है तो फिर इसका यूज ही नहीं है। सर अगर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर रहे हैं तो सर दोनों का नाम तो सेम ही रखेंगे ना, फर्स्ट ही होगा ना यहाँ पे। सेम ही रखेंगे, वो तो फिक्स है। अब ना बोले कि ये संभवतः है जब इस आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा, मतलब ओवरलोड कर सकते हैं। आइए अब इस एग्जांपल को देखिए। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होता है। चलिए मेन में आते हैं। फर्स्ट F1, फर्स्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है F1। जैसे ही F1 ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्या होगा? F1 ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? मान लीजिए आउटपुट स्क्रीन है, तो सबसे पहले ये कंस्ट्रक्टर F1 ऑब्जेक्ट जैसे ही बनाएंगे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये क्या करेगा? मैसेज प्रिंट करेगा इन कंस्ट्रक्टर। और उसके बाद F1 का मेमोरी एलोकेट करेगा, मतलब दो डब्बा बनाएगा A और B, और दोनों को क्या करेगा? देखिए A = 0, B = A को भी 0 से और B को भी 0 से इस्तेमाल करते। ये लाइन खत्म। अगले ये देखिए अब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएगा F2। जैसे ही F2 ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसके लिए भी यही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा कि आउटपुट स्क्रीन पर पहले क्या प्रिंट करेगा? इन कंस्ट्रक्टर। और उसके बाद F2 का मेमोरी एलोकेट करेगा, यानी दो डब्बा बनाएगा A और B, और दोनों को 0 0 से इनिशियलाइज कर देगा। चलिए दोनों ऑब्जेक्ट बन गया। अब लिखिए F1.show। F1 कॉल किसको करेगा? शो को। कंट्रोल ट्रांसफर शो में Cout AB, किसके AB को? कॉलिंग ऑब्जेक्ट के AB को। कॉलिंग ऑब्जेक्ट कौन है? F1। F1 का AB देखिए क्या है? 0 0। फिर क्या करेगा? 0 और 0। अब लिखिए F2.show। अब उसी शो को F2 कॉल करेगा, कंट्रोल फिर शो में Cout AB। इस बार किसके AB को? F2 के AB को। F2 के AB में क्या है? 20 और 25 नहीं, 0 और 0 प्रिंट कर दिए। ये दोनों लाइन खत्म। अब देखिए लिखिए F1.get। F1 कॉल करेगा किसको? गेट को। और पास क्या कर रहे हैं? 10 और 15। कंट्रोल ट्रांसफर किसमें? F1 में। गेट में यहां से 10 और 15 चला, P और Q में आया, और उसको असाइन कर रहे हैं किसमें? AB में। किसके AB में? F1 के AB में। यानी F1 के A में क्या आ जाएगा? 10 और F1 के B में 15। इसी तरह F2.get। F2 गेट को कॉल करेगा, कंट्रोल फिर गेट में ट्रांसफर, यहां से 20 और 25 चलेगा किसमें? A और B में। किसके B में? F2 के B में। यानी F1 के B में क्या आया? 10 और 15, और F2 में क्या आ गया? 20 और 25। अब लिखिए F1.show। F1 शो को कॉल करेगा, कंट्रोल शो में Cout AB। देखिए F1 के AB में क्या है? 10 और 15। प्रिंट क्या करेगा? 10 और 15। F2.show के बाद उसी शो को कौन कॉल करेगा? F2। कंट्रोल शो में Cout AB क्या प्रिंट करेगा? 20 और 25। इसके साथ ही मेन खत्म और प्रोग्राम खत्म। किन्हीं को कोई परेशानी हो तो बताइए। नो सर। सब लोग समझ गए? यस सर। तो आज इतना ही। रीडिंग डाल लीजिएगा सब लोग, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर।
ठीक है। थैंक यू सर।